विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं आज से, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री करने से पहले मैंने कहा कि कुछ लिस्ट याद कर लेते हैं। जैसे कभी हम याद करेंगे भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय के महत्वपूर्ण कार्य, कभी हम करेंगे भारत में होने वाले विद्रोह, उनके नेता, उनका क्षेत्र, है ना, कारण, ठीक है। ऐसे कई लिस्टें होती हैं, या घटनाक्रम, जितने भी युद्ध हुए उनका सही क्रम क्या है, जितने भी मॉडर्न में युद्ध पढ़ते हैं हम उनका सही क्रम क्या है, एक लिस्ट उसकी पढ़ लेंगे, ठीक है। आज हम कर रहे हैं भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय और उनके महत्वपूर्ण कार्य। तो सबसे पहले मैं क्लाइव से स्टार्ट कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि बंगाल में पहले गवर्नर नहीं थे, बंगाल में इससे पहले भी गवर्नर थे, लेकिन मैं क्लाइव से स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्लाइव गवर्नर बंगाल का, इसके दो कार्यकाल याद करने हैं आपने, 1757 से 1760 और 1765 से 1767। पहले ये समझ लीजिए, 1757 से 1760, इसका मतलब प्लासी के युद्ध के समय कौन है? क्लाइव है। प्लासी का युद्ध 1757 का है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, सिराजुद्दौला, है ना। तो एक तरफ क्या हो गया, ये क्लाइव के समय का प्लासी का युद्ध। दूसरा जो कार्यकाल है इसका 1765 से 1767। तो यहां पर यह पता चल रहा है कि इसके बीच में 1765 में इसका दूसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है, लेकिन 64 में एक बक्सर का युद्ध शुरू हो चुका है। क्या हो चुका है? बक्सर का युद्ध शुरू हो चुका है। और 65 में इलाहाबाद की संधि हो रही है। इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं आज हम, ठीक है। तो इलाहाबाद की दो संधियां किसके समय हुई? क्लाइव के समय हुई। तो अब इसका जो पहला काम है क्लाइव के समय में, एक तो याद कर लिया आपने 1757 प्लासी का युद्ध, दूसरा याद कर लिया आपने अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1765, और मुगल सम्राट सालम सेकंड के साथ इलाहाबाद की संधि 1765। इलाहाबाद की दो संधियां पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की दो संधियां होती है, उन संधियों में क्या कह रखा है बाद में पढ़ना है। अभी सिर्फ इतना याद करो कि एक संधि किसके साथ हुई? अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुई, और एक संधि किसके साथ हुई? मुगल सम्राट सालम सेकंड के साथ। किसके साथ हुई? बस, और उसका सन याद कर लो कि 1765, यानी दूसरा कार्यकाल जब क्लाइव का चल रहा था, तो ये दो संधियां क्लाइव के समय में हुई। इतना समझ में आ गया? बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया भाई। बंगाल में क्या लगाया गया? द्वैध शासन लगाया गया, ठीक है। अब ये द्वैध शासन क्या होता है, द्वैध शासन के पिता कौन होते हैं, द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद करो, क्लाइव के समय में बंगाल में द्वैध शासन लगा। क्या लगा? द्वैध शासन, यानी निजामत का कार्य नवाब को मिल गया और दीवानी का कार्य किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। दीवानी वसूल करने का काम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार, टैक्स वसूल करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। न्याय करने का अधिकार राजाओं और नवाबों को मिल गया, निजामत, ठीक है। अब बंगाल में द्वैध शासन, ये दूसरी चीज याद करनी है। तीसरा याद करना श्वेत विद्रोह। आइए, इसका क्वेश्चन रहा है, श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ? आंसर क्लाइव के समय हुआ। एक क्लाइव ना क्लर्क बन के आया था। क्या बन के आया था? और एक दिन गवर्नर बना, अपनी योग्यता के दम पर क्या बना? बंगाल का गवर्नर बना। इतना समझ में आ गया? जहां क्लाइव जो साम्राज्य स्थापित करने की कुंजी बंगाल में ढूंढ रहा था, वहीं दक्षिण में डुप्ले क्या कर रहा था? दक्षिण में ढूंढ रहा था। डुप्ले समझते हो? डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर है। डुप्ले वो भी बड़ा इंटेलिजेंट है, उसके अंदर भी पूरी योग्यता है, लेकिन सफल भी होता है वो। लेकिन क्योंकि वो फ्रांसीसी जो कंपनी है उस पर सरकार का क्या है? वर्चस्व है, मतलब सरकार अपना होल्ड बना के रखती है, डुप्ले को वापस बुला लेती है, ठीक है। इस वजह से फ्रांसीसी गलत जगह पर क्या कर रहे हैं? साम्राज्य स्थापित करने की जो कुंजी है वो कहां पर ढूंढ रहे हैं? दक्षिण कर्नाटक में ढूंढ रहे हैं। जबकि ये क्लाइव जो ढूंढ रहा है कहां पर ढूंढ रहा है? बंगाल में ढूंढ रहा है। और इसीलिए आप जानते हैं कि आगे चलकर अंग्रेज सफल हुए। क्या हुए? क्योंकि ज्यादा समृद्धि कहां थी? बंगाल में। कर्नाटक में उतनी समृद्धि नहीं थी। इतना समझ में आ गया? तो बंगाल में द्वैध शासन क्लाइव के समय हुआ। श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ? क्लाइव के समय हुआ। कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया भाई, किसके समय में? क्लाइव पर। क्लाइव के समय में। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसके समय हुई? क्लाइव के समय में। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसके समय हुई? क्लाइव के समय में हुई। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय हुई? अब यहां से फिर क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसके समय हुई? आंसर क्लाइव के समय हुई।
ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो प्रथम सर्वेयर था उसका नाम क्या था? आंसर आंसर जेम्स टेनेल। जेम्स टेनेल। जेम्स टेनेल, याद रहेगा। तो पहला सर्वेयर जो है वो जेम्स टेनेल है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय हो रही है? क्लाइव के समय। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग। क्या पढ़ते हैं? वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785। 1772 से 1785। अब जब हम 1772 से पढ़ रहे हैं तो एक हम फिर 73 भी आएगा अगला साल। इसका मतलब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के समय कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। कौन है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पास होता है उस समय कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक लाइन पढ़ते हैं हम कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग। इतना समझ में आ गया। तो 1772 से 1785 में क्या क्या हुआ? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति हो गई। क्लाइव के समय शुरू हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति 1772 में किसके समय हुई? वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई। किसके समय हुई? वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 किसके समय हुआ? वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ। किसके समय हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ये किसके समय हुआ? वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ। आप लोग क्या करते हैं जब पढ़ रहे होते हैं ना चैप्टर, अब मराठा पढ़ रहे हैं जैसे, तो आपको लग रहा कि पूरी दुनिया में एक ही घटना हो रही है, बस मराठों का शासन। अरे भैया कर्नाटक में भी चल रहा है, मैसूर युद्ध चल रहा है, वहां हैदर अली टीपू सुल्तान है, कहाँ? नीचे, और ऊपर कौन है? मराठे लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भी किसके समय हो रहा है? वॉरेन हेस्टिंग के समय हो रहा है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ये भी किसके समय हो रहा है? वॉरेन हेस्टिंग के समय हो रहा है। और इस युद्ध में आपको पता टीपू सुल्तान मर जाता है, सॉरी हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 2 लड़ाइयां, 4 मैसूर युद्ध हुए। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए? 4, जिसमें से 2 हैदर अली लड़ता है, 2 टीपू सुल्तान लड़ता है। दूसरे में हैदर अली मरता है, चौथे में टीपू सुल्तान मर जाता है। वेलिजली के समय में टीपू सुल्तान मरेगा 1799 में। इतना समझ में आ गया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग के समय। रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता है किसके समय पास हुआ? इसी के समय हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट में एक लाइन पढ़ते हैं हम कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना भी किसके समय हो रही है? वॉरेन हेस्टिंग के समय हो रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा इम्पे हैं, सर एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश हैं, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। याद किया था हमने जब संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय का कौन? एलिजा इम्पे। और अन्य 3 न्यायाधीश कौन? चैम्बर्स, लिमिस्टर, हाइड। ठीक है जी। फिर नंद कुमार की न्यायिक हत्या, इसको बोलते हैं नंद कुमार की न्यायिक हत्या 1775 में होती है। और इसको फांसी कौन देता है? एलिजा इम्पे। कौन देता है? एलिजा इम्पे ही फांसी देता है। नंद कुमार पर झूठा मुकदमा बनाया जाता है। इस पूरी घटना को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ इतना याद रखिए। नंद कुमार पर गलत आरोप लगाए जाते हैं और उसको फांसी की सजा दे देता है कौन? कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय। और जो न्यायाधीश होते हैं वो कौन? एलिजा इम्पे। तो एलिजा इम्पे ने फांसी दे दी। इसी को बोलते हैं नंद कुमार की न्यायिक हत्या। किसके समय हुई? उत्तर प्रदेश पीछे से क्वेश्चन है, आंसर वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई। किसके समय? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था हमने, वो भी किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय में आता है। पिट्स का इंडिया एक्ट, पिट्स कौन? प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उनका इंडिया एक्ट, उसका इंडिया एक्ट, पिट्स का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का एक बिल लेके आता है, बाद में वो पास होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्ट बोलते हैं। तो पिट्स का इंडिया एक्ट यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। क्लियर हो गया? ठीक है। भारत में पंचवर्षीय फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय। पहले पंचवर्षीय फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था। फिर बनारस की संधि 1773 किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना, अब यहां से क्वेश्चन बना हुआ, यूपी वालों ने बना रखा, मिंट, टकसाल बोलते हैं मिंट, जहां सिक्के डाले जाते हैं। किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। टकसाल, सरकारी टकसाल, यानी अंग्रेज अपने सिक्के डालने लग गए, अपनी मुद्रा चलाने लग गए इस देश में। तो कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के समय में। दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध, दस्तक एक पास होता था
जो कि अंग्रेजों को दिया गया था पहले पहले, उसका गलत प्रयोग करते थे। वो चुंगी नहीं देते थे, कुछ हजार रुपयों के बदले में उन्हें दस्तक मिल जाता था, है ना। तो फ्री पास समझ लीजिए, जैसे नहीं आते टोल टैक्स पार कर रहे हैं तो फ्री में। तो क्या करते थे वो कि अपने भारतीय मित्रों को भी सामान पार करा देते थे। तो दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लग गया। किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय। क्लियर हो गया। कॉर्नवालिस कौन? अगला पढ़, देखो बीच में ना कार्यवाहक भी होंगे, मैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूं, नहीं पुस्तक में दे रखा है। मोटा मोटा पढ़ो, कार्यवाहकों से ज्यादा बनते भी नहीं है प्रश्न, ठीक है। कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस कब? 1786 से 1793, 1786 से 1793। इसके दो तीन चीजें याद करना। भारत में सिविल सेवा का पिता कौन है? कॉर्नवालिस है। भारत में सिविल सेवा का पिता कौन है? कॉर्नवालिस है। और परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट किसने किया? कॉर्नवालिस को जब भी नाम आएगा ना तो आपने बोलना 1793 का परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्थायी भूमि बंदोबस्त, कॉर्नवालिस। ये जमींदार था इंग्लैंड का। क्या था? इसने भारत में जमींदार जमीनों के जो अधिकार दिए, मालिकाना जो हक दिया, वो जमींदारों को दिया। यहाँ के क्या दिया? जमींदारों को दिया। तो एक ब्रिटेन के जमींदार ने भारतीय जमींदारों के पक्ष में क्या किया? उन्हें भूमि का मालिक माना। किनको? जमींदारों को। इससे क्या हुआ? किसानों का शोषण बढ़ा। क्या बढ़ा? पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या हुआ। कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ भी 1790 से 1792, 1790 से। अब ये कौन लड़ रहा है? टीपू सुल्तान लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? मैंने कहा दो आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली लड़ता है। हैदर अली तो मर गया वॉरेन हेस्टिंग के समय में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसका लड़का टीपू सुल्तान, ठीक है, 1790 से 1792। फिर कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना। कहां कहां पर? कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, ढाका में और पटना में प्रांतीय न्यायालय। प्रांतीय न्यायालय का मतलब देखो, एक तो 1773 में पढ़ लिया हमने, उच्चतम बोल सकते हैं उस न्यायालय को, कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता का जो न्यायालय था। लेकिन ये प्रांतीय न्यायालय है। कहां कहां पर? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। ढाका भी बांग्लादेश में है ना। ढाका कहां है आज? तो प्रांतीय न्यायालय की स्थापना किसके समय हुई? कॉर्नवालिस के समय हुई। बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793, कॉर्नवालिस। अब इसको कैसे याद करना? परमानेंट सेटलमेंट 1793, कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी भूमि बंदोबस्त, कॉर्नवालिस। हर एक वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, जितने भी हैं गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, वो किसी ना किसी चीज के लिए जाने जाते हैं। कॉर्नवालिस जाना जाता है अपने परमानेंट सेटलमेंट के लिए। किसके लिए? ठीक है, ठीक है। भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कौन? कॉर्नवालिस। भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? आंसर, सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? आंसर, कॉर्नवालिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथकीकरण के सिद्धांत का जन्म किसके समय हुआ? कॉर्नवालिस। क्या? शक्ति के न्यायिक क्षेत्र में, किसमें? न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथकीकरण। पृथकीकरण मतलब अलग अलग शक्तियां अलग अलग लोगों को देना। पहले जैसे नहीं पढ़ते थे हम कि छत्रपति ही सब कुछ है, न्यायाधीश भी वही है, राजा भी वही है, सेनापति भी वही है, न्याय भी वही कर। पृथकीकरण का मतलब अलग अलग स्पेशल लोगों को नियुक्त करना न्याय करने के लिए। तो न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत का जन्म किसके समय हुआ? कॉर्नवालिस के समय हुआ। कॉर्नवालिस संहिता 1793 कॉर्नवालिस की है। क्या? कॉर्नवालिस संहिता बोलते हैं 1793 की। किसके समय में? कॉर्नवालिस, नाम लगा हुआ उसके आगे कॉर्नवालिस। अगला, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किस समय की गई? राजस्व बोर्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? राजस्व बोर्ड की स्थापना किसके समय की गई? आंसर, कॉर्नवालिस के समय। बच्चे क्या करते हैं? मोटा मोटा पढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ लिया, ठीक है, या पढ़ लिया, स्थायी बंदोबस्त पढ़ लिया, रेवेन्यू बोर्ड छोड़ दिया। यूपीएससी ने फंसा दिया। क्या कर दिया कि रेवेन्यू बोर्ड या तो रेवेन्यू बोर्ड के नाम से पूछेगी या बोलेगी राजस्व बोर्ड की स्थापना किसके समय हुई? आंसर, कॉर्नवालिस के समय हुई। ठीक है, अब आए जी सर जॉन सोर। कौन आए? पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के लिए जाने जाते हैं। मैंने कहा हर एक गवर्नर जनरल किसी ना किसी चीज के लिए जाना जाएगा। ये अपनी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के लिए जाने जाते हैं। हस्तक्षेप की नीति के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? हस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है।
1793 से 1798, 1793 से 1798। निजाम तथा मराठों के बीच खड़दा का युद्ध हुआ 1975 में, किसके समय? सर जॉन सोर के समय में। 1793 का चार्टर एक्ट आया, किसके समय में? सर जॉन सोर के समय में, 1793 का चार्टर एक्ट। और क्या हुआ इसके समय में? देसी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति। तटस्थता की नीति बोलते हैं नॉन इंटरफेरेंस, यानी देसी राज्य जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दो, उनके बीच में मत पड़ो। ये किसने किया? सर जॉन सोर ने। इसीलिए बोलते हैं नॉन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। क्या पॉलिसी? तटस्थ रहना। तटस्थ रहना मतलब किनारे खड़े। भाई दो लोग लड़ रहे हो आप, मैं किनारे हूं खड़ा हुआ, मैं देख रहा हूं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लड़ने दो, क्या होगा लास्ट में, है ना? तो मैं ये बोला जाएगा कि मैंने जो नीति अपनाई वो तटस्थता की नीति अपनाई, मैं इन दोनों की लड़ाई में बीच में नहीं फंसा। पता चला मैं गया इनकी लड़ाई में, इन्होंने दोनों ने मुझे ही कूट दिया, है ना? नहीं आया समझ में? तो मैंने क्या नीति अपनाई? तटस्थता की नीति। समझ में आ गया? इसने देसी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई, हस्तक्षेप नहीं किया उनके मामलों में। जॉन सोर ने मैसूर के साथ अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। मैसूर के साथ, मैसूर में कौन? टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान, ठीक है। हस्तक्षेप की नीति अपने। उसके बाद आता भाई वेलेजली। कौन आता है? जब भी नाम वेलेजली का लेंगे तो वेलेजली की सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। क्या एक बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कि सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? 90% लोगों ने कहा कि वेलेजली को माना जाता है। आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सहायक संधि को इंट्रोड्यूस करने वाला फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले था। कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले था। वो इंप्लीमेंट कर नहीं पाया ढंग से। वेलेजली ने उसी की नीति को अपनाया। किसको? ड्यूप्ले की नीति। उसमें कुछ संशोधन किए और भारतीय राज्यों पर थोप दिया, राजाओं पर, और वो सफल रहा। तो क्या होता कि ज्यादा हम जानते हैं कि भाई सहायक संधि किसकी? वेलेजली की। बट उसको जन्म देने वाला या उसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो भारत में व्यक्ति था वो कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले था। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो वेलेजली की सहायक संधि, तो सहायक संधि या सब्सिडी लाइंस इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? वेलेजली था। और एक क्वेश्चन और आता है कि वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो हैदराबाद। कौन? हैदराबाद का निजाम, निजाम अली। हैदराबाद का निजाम, निजाम अली। और वेलेजली के समय में टीपू सुल्तान मारा गया भाई। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है। तो अब क्या क्या पढ़ रहे हैं हम? वेलेजली के समय में पढ़ रहे हैं हम सहायक संधि प्रणाली यानी सब्सिडी अलायंस द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया इसने। इसके समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 लड़ा गया जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1804 के बीच में, इसी के समय में हुआ। किसके समय में? वेलेजली के समय में। फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज का संस्थापक कौन था? वेलेजली। या फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना किसके समय की गई? आंसर लॉर्ड वेलेजली के समय में की गई। ये कॉलेज है, ये किला नहीं बोल रहा हूं मैं। फोर्ट विलियम एक तो किला है, एक कॉलेज है। ये कॉलेज की स्थापना बोल रहा हूं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसके समय की गई? वेलेजली के समय की गई। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव सेकंड के साथ बसीन की संधि, सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए, है ना? सॉरी, बसीन की संधि। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था आपको, बदेसु। बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि बताया था। तो ये लगभग यहाँ पे पढ़नी है आपने। किसके समय में? वेलेजली के समय में। ठीक है। फिर पढ़ना है आपने सहायक संधि। वेलेजली ने सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र मिलाए? तो सबसे पहले भाई हैदराबाद मिलाया। क्या मिलाया? और 1798 में मिला दिया इसने। हैदराबाद का निजाम, निजाम अली पहला निजाम था जिसने हस्ताक्षर किए सहायक संधि पर। और कौन कौन से मिलाए? 1801 में अवध मिलाया, मैसूर, उससे पहले मैसूर मिलाया भाई 1799 में, फिर अवध मिलाया, फिर मराठे, फिर भोंसले, फिर तंजौर। ये बहुत सारे राज्यों का क्रम हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलो जी। अब आता है सर जॉर्ज बार्लो। कौन आता है? मैंने कहा मैं कार्यवाहक नहीं बता रहा हूं, मैं मोटे मोटे बता रहा हूं। ठीक है। 1805 से 1807 सर जॉर्ज बार्लो। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ अभी इसके समय में। क्या हुआ?
वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, ये यूपीपीसी का क्वेश्चन है कि वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ? आंसर सर जॉर्ज बार्लो के समय में है। फिर आया जी मिंटो फर्स्ट। मिंटो, भारतीय लोग भी रखते हैं नाम, मिंटू, पिंटू। ये मिंटो जो था ये कौन था? अंग्रेज था। तो मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 तक। कब से कब तक? महाराजा रणजीत सिंह। कौन? सुकर चकिया मिसल। 12 मिसलें होती हैं सिखों में। ये वही व्यक्ति हैं, कई बार बताता हूं मैं, धन्यवाद करना चाहिए इनका, जिन्होंने क्या अफगानियों से सुरक्षा दी, किसको? भारत को। जिन्होंने नेपोलियन से सुरक्षा दी भारत को। अगर ये ना होते तो नेपोलियन यहां क्या करता? कर देता कुछ ना कुछ। और अगर ये ना होते तो अफगानियों का शासन होता फिर दोबारे। कहा? हाँ, तो इन्होंने बफर स्टेट के रूप में काम किया नेपोलियन, अफगानियों और अंग्रेजों के बीच में, मतलब भारत के बीच में। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित रहे नेपोलियन इस तरफ नहीं आ पाया। दूसरा, अफगानी भी पार नहीं कर पाए किसको? इनके राज्य को। लेकिन क्या हुआ कि मिंटो के समय में, मिंटो फर्स्ट के समय में अमृतसर की संधि पर करनी पड़ी 1809, क्योंकि जब तक नेपोलियन जिंदा रहा अंग्रेजों ने बड़े मित्रवत संबंध रखे किसके साथ? महाराजा रणजीत सिंह के साथ। जैसे नेपोलियन मरा, वाटरलू के फील्ड में हारा, इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, युद्ध में एक आंख गवा चुके थे। इन पर एक पिक्चर बननी चाहिए बढ़िया, ताकि हमारे जो नई युवा पीढ़ी है उन्हें पता चले कि कैसे कैसे सूरमा इस देश में क्या हुए, है ना, हुए हैं। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स भाई, लॉर्ड। तो अमृतसर की संधि कभी कभी डेट पूछता है खाली। मैंने कहा मॉडर्न शुरू हो चुकी है, यहाँ डेट भी इंपॉर्टेंट होती है। 1809 अमृतसर की संधि, 1809। अब आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स भाई। कब से कब तक? 1813 से 1823। 1813 से, ये वही है हेस्टिंग्स। इसी से सहायता मांगने गए थे कौन? सुदर्शन शाह। इसी की वजह से गढ़वाल और कुमाऊं पर गोरखाओं को जो शासन हुआ उसका अंत हुआ। क्या हुआ? हालांकि इसने ऐसा नहीं कि कीमत नहीं ली, कीमत ली। हमारे राजा से इसने कहा कि क्या दो भाई, पैसे दो। पैसे थे नहीं तो आधा राज्य देना पड़ा, जिसको ब्रिटिश गढ़वाल बोलते हैं। तो पौड़ी वाला जो क्षेत्र, गंगा इधर का जो क्षेत्र है, वो कहां चला गया? ब्रिटिश गढ़वाल बन गया, है ना। आंग्ल नेपाल युद्ध करने के एवज में दिया। और फिर क्या हुआ? राजधानी फिर ले जानी पड़ी श्रीनगर से, फिर त्रिहरी ले जानी पड़ी, टिहरी ले जानी पड़ी, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ भाई, 1814 से 1816। कभी जाना देहरादून में, मिलेंगी आपको कुछ समाधियां मिलेंगी। नाला पानी का युद्ध, नाला पानी एक जगह पड़ती है, वहां पर युद्ध हुआ। आप अगर दून स्कूल की तरफ जा रहे होंगे तो वहां पर आपको एक स्मारक मिलेगा। उस स्मारक में जो शहीद हुए, उस समय के जो वीर गति को प्राप्त हुए होंगे सैनिक, उनके नाम मिलेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध में। समझ में आ रहा है? खुरबुड़ा मोहल्ला मिलेगा देहरादून में। खुरबुड़ा के युद्ध में आपको पता ही है, नेपालियों के साथ युद्ध करते हुए टिहरी के राजा प्रद्युम्न शाह क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। तो सारे निशान मिलेंगे आपको देहरादून में, बस ढूंढना पड़ेगा आपको। बड़े अंग्रेज कर्नल और जनरलों की कब्रें मिलेंगी आपको देहरादून में, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। पूरा इतिहास है वहां पर आंग्ल नेपाल युद्ध का। तो भाई हेस्टिंग के समय में क्या हुआ? 1813 से 1823 में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ। क्या हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक हुआ। पिंडारियों का दमन किया गया। कौन पिंडारी? वही हीरू, चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खान। चीतू को चीते ने खा लिया, इस पर आप हंस रहे थे। पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो आप यही पाएंगे कि जंगल में भागा चीतू, उसको चीते ने खा लिया। तो हीरू, चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खान, ये नेता थे किनके? पिंडारियों के, ठीक है। 1817 से 1818 के बीच में। कब? बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू हो गया भाई 1822 का। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। काश्तकार कौन होते हैं? किसान। काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ बंगाल में किसके समय? आंसर लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। क्लियर हो गया? तो ये घटनाएं याद रखनी है। अब लॉर्ड एमहर्स्ट कौन? 1823 से 1828, इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। आंग्ल बर्मी वॉर बोलते हैं इसको। किसको? आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826। अंग्रेज अधिकारी जूते लेके चला गया कहा? बर्मा के राजा के दरबार में।
अब होते हैं कुछ लोग घर में जूते लेके आ गए तो समझ लो शामत आ गई, है ना। वह वहां से शुरू हुआ ये युद्ध। भाई जूते लेके क्यों आया भाई, है ना। जूते के प्रश्न पर लड़ा गया युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध। इसीलिए बोलता हूं पैर साफ करके आया करो जब इंस्टीट्यूट में आते हो, कहीं यहां पे ना हो कोई युद्ध, है ना। चलो आंग्ल बर्मा युद्ध कब का भाई, 1824 से 1826। अब याद रहेगा ना, थोड़ा सा क्या करेंगे उसमें अगर मसाला डाल दो तो याद रहता है। किसके समय हुआ भाई, एमहर्स्ट के समय में हुआ। किसके समय, बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह हो गया 1824 में। ऐसा नहीं कि 1857 में ही सैनिकों ने विद्रोह किया, पहले भी कर रहे थे। बैरकपुर की सैनिक छावनी में 1824 में भी विद्रोह हो चुका था। बड़ा विद्रोह जो होगा 1857 में होगा आगे चलकर। कब होगा, 1857 में। अब क्या होता है भाई, अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1833, 1828 से 1833। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग अपने सुधारों के लिए जाने जाते हैं भाई। किसके लिए जाने जाते हैं, सुधारों के लिए। यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही हैं और भारत के पहले गवर्नर जनरल भी यही है। अब क्यों, क्योंकि 1833 में एक एक्ट आएगा। क्या आएगा, उस एक्ट में लिखा होगा कि अब बंगाल का गवर्नर भारत, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। क्या होगा, क्योंकि जब ये इनका कार्यकाल चल रहा है तो ये एज ए बंगाल के गवर्नर के रूप में काम, सॉरी गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे हैं बंगाल के। लेकिन तब तक 1833 का एक्ट आ गया। 1833 के एक्ट ने कहा कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके लिए जाने जाते हैं, सुधारों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, क्या सुधार किए, तो भैया सबसे बड़ा सुधार तो सती प्रथा का अंत कर दिया। क्या कर दिया, सती प्रथा का अंत। कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी चीज से जला होगा, है ना। कभी माचिस से, कभी दीपक से, कभी चाय से, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। एक जिंदा महिला को पति के साथ चिता में जलाना कितनी बुरी क्या थी, बहुत ही बुरी प्रथा, नहीं बोले कुप्रथा बोलेंगे। ऐसी कुप्रथा थी कि अगर ये राजा राम मोहन राय इनसे आग्रह ना करते, राजा राम मोहन राय सहयोग ना करते, तो ये कुप्रथा क्या रहती, चलती रहती। तो सती प्रथा का अंत किया भाई 1829 में। और 1829 की धारा किससे किया, 17 से। यूपी वालों ने पूछा किस धारा से किया, चेक करो जरा। 1829 की धारा 17 से किया सती प्रथा का अंत। 1828 से 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिंग, धारा 17 से किया। ठीक है, दूसरा बड़ा काम क्या, ठगी का समाप्त, ठगी का अंत। किसका अंत भाई, ठग ऐसे थे कि पीछे से गला घोंटते थे, पीछे से आके रुमाल से या कपड़े से गला घोंट देते थे और जो सामान होता था वो क्या लूट लेते थे। ठीक है, तो जो व्यापारिक मार्ग थे वो सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, बड़ी दिक्कत होती थी। ठगी का अंत कर दिया, ठगों का अंत कर दिया। कर्नल स्लीमैन की सहायता ली इन्होंने। किसकी, कर्नल स्लीमैन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि जिसने ठगी का अंत किया वो कर्नल स्लीमैन है, जिसने करवाया वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। दोनों के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, कर्नल स्लीमैन। एक और कुप्रथा थी भाई, नरबली। क्या, नरबली। और नरबली भी क्या, सबसे हष्ट पुष्ट, मतलब अंग भंग नहीं होना चाहिए। अगर किसी की उंगली कटी हुई उसको उसकी बलि नहीं देते थे, बिल्कुल स्वस्थ जो व्यक्ति होगा उसकी नरबली दी जाती थी। तो ये बड़ी कुप्रथा थी। नरबली प्रथा का भी अंत किया किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। 1833 का चार्टर एक्ट जो आया, अधिनियम, वो भी किसके समय आया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय आया। और इसमें आपको पता है 1833 के एक्ट में क्या हुआ था। 1833 के एक्ट में बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूपेण समाप्त करते हैं। पूर्ण रूपेण बोलना जरूरी है। 1813 के एक्ट में पूर्ण रूपेण नहीं किया गया था। चाय और चीन के साथ व्यापार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन 1833 के एक्ट में बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूपेण समाप्त। इसलिए इंपॉर्टेंट 1833 के एक्ट। ठीक है, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई भाई। क्या की गई, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई 1835 में। कब की गई, मेडिकल कॉलेज कलकत्ता मेडिकल। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। किसका है,
कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके समय, किसके मतलब कि बाद में हुआ, लेकिन नींव जो रखी गई वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय रखी गई। बिल्डिंग बनकर बाद में तैयार हुई होगी, जो शिक्षा है वो बाद में दी गई होगी, लेकिन काम जो कर दिया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर दिया था। इतना क्लियर हो गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है। सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा भी किसने की? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। सरकारी सेवाओं में भेदभाव की नीति को समाप्त करने की घोषणा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुई। ये बोला गया कि भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी। अब देख लो भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बन गई, और ये अभी तक क्या है, और ये अनिश्चित काल के लिए अब क्या रहेगी? भारत में रहेगी। वो लास्ट अंग्रेज जो बैठा था ना पानी के जहाज में, जब जा रहा था तो भारतीय लोग खुश हो रहे थे। यहां पर क्या जा रहा है कि उसने जाते जाते क्या कहा जानते हैं? उसने कहा हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा आप पर राज करेगी। क्या करेगी? हमारी भाषा आप पर राज करती रहेगी। और ऐसा हो रहा है। हिंदी माध्यम का कितना भी विद्वान हो बच्चा, उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स भर दिया जाता है कि यू आर नथिंग, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। और वो भी इस उसमें क्या है, ऐसा नहीं है भाई, विद्वता किसी भाषा की मोहताज नहीं होती है। आप हिंदी माध्यम के हैं। हाँ, अभी यूपीएससी क्या कर रही है, सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं मैं, यूपीएससी पे भेदभाव कर रही है। क्या कर रही है? और इसके लिए बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। कर भी रहे हैं छात्र, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। 50-50 करो ना। हिंदी भाषा के क्यों नहीं हो रहे हैं? हिंदी भाषा भाषी जो है उनके सिलेक्शन ही नहीं मिल रहे, इंग्लिश में मिल रहे हैं ज्यादा सिलेक्शन। चलो, तो अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की क्या बन गई भाई? सहकारी भाषा बनी। अब आप इंग्लिश वालों को क्या कर रहे हो भाई? बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो ना। आप आईएएस बना के भेज रहे हो, ठीक है, कामकाज कागजी कार्यवाही बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन आम जनता के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि भाई आम लोग हिंदी बोलते हैं, आम लोग अपनी जन भाषा बोलते हैं, प्रांत की भाषा बोलते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे। उससे क्या हो रहा है? फिर एक दूरी बन रही है किसके बीच में? मतलब प्रशासनिक सेवाओं में जो रत हैं जो लोग, उनके और एक आम आदमी के बीच में। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा, ये इसलिए डर रहा बेचारा कि वो तो इंग्लिश में ही बोलता है, जो भी बोलता है। कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। चलो, तो भारत में अंग्रेजी जो है वो भारतीय प्रशासन की क्या बन गई भाई? सहकारी भाषा बन गई 1835 में। और अब तो संसद ने भी एक्ट पास कर दिया कि अनिश्चित काल के लिए क्या रहेगी? अंग्रेजी चलती रहेगी। जबकि हमारा जो शेड्यूल है, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची, उसमें लिस्ट में इंग्लिश का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश क्या है? अपना बनाए हुए राज कर रही है हम पर। चलो, करते रहो। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी भाई। एक नई प्रेसिडेंसी बन गई, कौन? आगरा। साथ ही साथ यहां एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद हो गया। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद। आंग्ल शिक्षा बोलते हैं, दो तरह के लोग थे भारत में। दरअसल हुआ क्या कि 1813 में एक एक्ट पास हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। उसमें यह बोला गया था कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। उस 1 लाख रुपए को लेकर लड़ाई हो गई। दो तरह के लोग थे। एक थे एंग्लिसिस्ट, जो बोलते थे कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए, और एक थे प्राच्यविद, जो बोलते थे कि क्या भारतीयों की शिक्षा प्राचीन जो भाषाएं हैं उनमें होनी चाहिए। अब विवाद जो हुआ वो पैसे को लेकर हुआ कि 1 लाख रुपए खर्च कहां पे करेंगे? आंग्ल शिक्षा पर करेंगे या प्राच्य शिक्षा पर करेंगे? तो आपको पता ही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था ये। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ एक और आदमी था, कौन? मैकॉले। उसने मैकॉले को नियुक्त किया विलियम बेंटिंक ने, कहा भाई विवाद निपटाओ। तो मैकॉले ने विवाद निपटा दिया। क्या कर दिया? विवाद निपटा दिया। पैसे बांट दिए कि भाई इतना प्राच्य पर, इतना किस पर? आंग्ल पर, है ना। और कमाल की बात है कि प्राच्यविद जो थे वो मतलब प्राच्य भाषाओं का जो समर्थन कर रहे, प्राच्य शिक्षा का, विद्या का जो समर्थन कर रहे थे, वो विदेशी थे ज्यादा। और जो भारतीय जो अंग्रेजी शिक्षा का जो वो कर रहे थे, वो राजा राम मोहन राय जैसे लोग भी कर रहे थे कि नहीं जी, वैज्ञानिक भाषा तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में होना चाहिए।
क्योंकि वो खुद विद्वान थे, वो हिब्रू भी जानते थे, वो फारसी भी जानते थे, वो इंग्लिश भी जानते थे, वो अन्य भाषाएं भी जानते थे। उन्होंने कहा नहीं जी, इंग्लिश में होनी चाहिए। और यहां इधर अगर हम देखते हैं तो उधर अंग्रेज थे जो बोल रहे थे कि प्राच्य शिक्षा जो है वो बहुत क्या है, क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, वो उसका समर्थन कर रहे थे। चलो, तो आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद किसके समय हुआ भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ। मैकॉले की सहायता से उसने निपटा दिया उसको, ठीक है। डिविजनल कमिश्नर, मंडलायुक्त की नियुक्ति किसके समय की गई? आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। किसके समय में? अब आते हैं भाई चार्ल्स मेटकॉफ। कौन? यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता या भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर चार्ल्स मेटकॉफ। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? आंसर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इसने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाए दरअसल, ठीक है। चलो जी, उसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड। कौन आता है? ऑकलैंड। 1836 से 1842 तक रहा है ये। इसके समय में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। कौन सा? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1838 से 1842। 1838 से 1842 ये ऐसे युद्ध थे अफगानियों के, इन्होंने छक्के छुड़ा दिए अंग्रेजों के। क्या करा दिए? तोते उड़ गए अंग्रेजों के। समझ में आ रहा है? अफगानिस्तान में ना तो अमेरिका सफल हुआ, ना उससे पहले रूस सफल हुआ, कोई सफल ही नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में अगर कोई सफल हो सकता है तो वो सिर्फ भारत है, और वो भी प्रेम से। किससे? क्योंकि अशिक्षा है, नहीं आती समझ में, लेकिन प्रेम की भाषा फिर भी क्या है, और विकास की भाषा समझते हैं। क्या समझते हैं? क्योंकि भारत ने बहुत पैसा खर्च किया अफगानिस्तान पर। भले ही वहां तालिबानी हो, है तो आतंकवादी, लेकिन उनकी समझ में भी आता है कि भारत ने कभी भी अफगानिस्तान का बुरा नहीं किया, और वो उसकी क्या करता है? प्रशंसा करता है कि भारत ने कभी भी मतलब फायदा नहीं उठाया हम लोगों का, कबाइलियों का। कबीले वाले लोग तो हैं वो, उनका फायदा नहीं उठाया हमने कभी। हमने क्या किया? हमेशा सहायता दी। क्या की? सहायता दी। इसलिए अफगानिस्तान के कई लोग जो है वो भारत को पसंद करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है। तो लॉर्ड ऑकलैंड भाई, इसके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1838 से 1842, ठीक है। रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुई। किसके समय में? ऑकलैंड के समय में। महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुई। कंपनी, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा, ये तीन लोग थे। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ महाराजा रणजीत सिंह थे, एक तरफ शाह शुजा था। ये अफगानिस्तान का था शाह शुजा, ठीक है। इनके मध्य क्या हुआ? त्रिदलीय संधि हुई। और शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये बड़ी गजब की थ्योरी है। अंग्रेजों ने ये इसको क्या किया? इंप्लीमेंट किया। यहां पर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इन्होंने कहा कि उच्च वर्ग को दे दो शिक्षा की, क्या कर दो, और छनते छनते अपने आप निम्न वर्ग तक चली जाएगी। क्या चली जाएगी? और आज भी यही हो रहा है देश में। एक तो टॉप के स्कूल इंग्लिश माध्यम के हैं भाई, दून स्कूल, और बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल जो हैं, मसूरी के हो गए, नैनीताल के हो गए, बड़े बड़े स्कूल जो हो गए। एक तो हो गए टॉप के स्कूल, और ये सारे स्कूल अगर आप देखेंगे तो ये अंग्रेजों के समय के ही बने हुए हैं। ये हो गए टॉप के स्कूल। और फिर क्या होगा? धीरे धीरे नीचे नीचे आते रहो तो गलियों तक पहुंच जाओ तो हर गली में भी एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल होगा। वो अपने स्तर पर क्या कर रहे होंगे? शिक्षा दे रहे होंगे मॉन्टेसरी पद्धति पर। इन्होंने कहा कि शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी लगा दी इन्होंने कहा उच्च वर्ग को शिक्षा दो, अंग्रेजी शिक्षा छनते छनते अपने आप नीचे तक चली जाएगी। तो जा रही है नीचे। ABCD तो सभी पढ़ रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, सब पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है? फिर लेवल अप डाउन हो जाता है आगे जाते जाते, लेकिन बचपन में तो ABCD सबकी एक जैसी है। लॉर्ड एलनबरो, कौन भाई? लॉर्ड एलनबरो आते हैं उसके बाद। 1842 से 1844, टाइम बता दीजिए। 40 मिनट। 1842 से 1844 सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में विलय कर लिया गया। सिंध का विलय हो गया। कहां? अंग्रेजी साम्राज्य में। सिंध, बिना सिंध के हिंद नहीं। सिंध कहां? पाकिस्तान में आज, ठीक है। तो सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर एक साथ पढ़ना है आपने, नाम है नेपियर, कास्ट है उसकी, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में विलय कर लिया गया।
एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता का की नीति का काल कहा जाता है। किसका काल कहा जाता है भाई? कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल किसके काल को कहा जाता है? आंसर लॉर्ड एलनबरो। क्लियर हो गया? ठीक है जी। उसका लॉर्ड हार्डिंग आता है। कौन आता है? एक हार्डिंग तो बाद में आएगा, जो दिल्ली में बम फेंकेंगे, जब योजना बनाएंगे, रास बिहारी बोस, बसंत कुमार, है ना, कई लड़के पकड़े जाएंगे उसमें, कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो हार्डिंग अलग है। जब क्या होता है, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो रही होती है, तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है, वो बाद का हार्डिंग है, ये पहले वाला हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो गया इसके समय में। क्या हो गया? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। कब से कब तक? 1845 से 1846। लाहौर पर अंग्रेजी कब्जा हो गया। क्या हो गया? लाहौर पर, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? लाहौर थी। कहां थी? सिखों का था लाहौर। पाकिस्तान आज भी जाओगे ना, तो ये मत सोचना पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में जाओगे, वहां पर भी पंजाबी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मेलका सिंह में देखा होगा आपने, मेलका सिंह का परिवार को यहां आना पड़ा, फ्लाइंग सिख मेलका सिंह, लेकिन उनके जो कुछ दोस्त थे, हिंदू दोस्त, वो वहीं रह गए। तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है पाकिस्तान में। ठीक है। और जो यहां पर आए, उन्हें मौका मिला, वो फ्लाइंग सिख कहलाए। समझ में आया? सेना में भर्ती हुए। तो लाहौर पर अंग्रेजी कब्जा भाई किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। नरबली पर प्रतिबंध लगाया गया। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। नरबली पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भी प्रतिबंध लगाया था। नरबली पर लॉर्ड हार्डिंग ने भी क्या किया? प्रतिबंध लगाया। अब इसके बाद पढ़ना हमने डलहौजी। कौन? डलहौजी 1848 से 1856। डलहौजी का नाम तो आपको पता ही है। डलहौजी नाम से तो एक शहर भी है। कहाँ? हिमाचल में है। हमारे यहाँ लैंसडाउन है, हिमाचल वालों के यहाँ डलहौजी है। अपनी निशानियां छोड़ के जा रखे हैं अंग्रेज। क्या समझ में आया? डलहौजी। तो 1848 से 1856 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय भाई? डलहौजी के समय में। और डलहौजी की जो नीति है वो क्या है? व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके समय का? आंसर, जब भी डलहौजी का नाम आएगा, गोद लेने की प्रथा को बंद कर दिया उसने। कहा गोद नहीं ले सकते भारतीय राजा, है ना, क्या नहीं ले सकते, उनको हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। भाई तुम कौन होते हो मानने वाले? पर क्योंकि राजा थे यहाँ के, बने हुए थे वो, क्या सर्वे सर्वा हो चुके थे। तो व्यपगत का सिद्धांत किसका? अभी डलहौजी की। इसकी शुरुआत कर दी इसने। कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त कर दी इसने, है ना, 1853 में। अवध पर कुशासन का आरोप लगाया इसने। क्या किया? 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाया। अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। कौन था? अख्तर पिया के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड वालों ने कहा अख्तर पिया किसकी उपाधि थी? पीसीएस वालों ने पूछा। आंसर, वाजिद अली शाह की उपाधि थी। पगड़ी भी रखी उसने, नहीं माना ये। इसने कहा नहीं, कुशासन के आरोप का भी क्वेश्चन बना यूपी में कि अवध को कैसे हड़पा? किसने? डलहौजी ने। आंसर, बैड एडमिनिस्ट्रेशन, कुशासन का आरोप लगाकर। कुशासन मतलब बैड एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाया और अवध को क्या कर दिया? इसी का बदला लिया 1857 के रिवोल्ट में। किन्होंने? अवध के सिपाहियों ने। क्योंकि अंग्रेजी सेना में अवध के बहुत सारे सिपाही क्या थे? भर्ती थे। उन्होंने कहा नवाब का क्या, हमारे नवाब का अपमान यानी हमारा अपमान, हम नहीं छोड़ेंगे अंग्रेजों को। लेकिन फिर अंग्रेज भी चालाक थे, बंदूक कहीं रखते थे, गोलियां कहीं रखते थे। बंदूकें तो लूट ली, गोली थी नहीं, तो बिना गोली के क्या करना बंदूक का भाई, है ना। भाई जंगल में जाओगे, शेर मिलेगा, लाइसेंस दिखाओगे क्या उसको, या खाली बंदूक दिखाओगे? गोली भी तो चाहिए होगी, नहीं, शेर मारना नहीं है, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट लगता है। चलो, कुशासन के आरोप में बीच बीच में मजाक करता हूं ताकि आपका बना रहे क्या। हाँ, कुशासन का आरोप में अवध को हड़प लिया भाई, ठीक है। अधिक कर्ज लेने के चक्कर के आरोप में बरार को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। पहले कर्जा देते हैं ये लोग, अमीर लोग क्या करते हैं, पहले कर्जा देते हैं, फिर जमीन हड़पते हैं, ठीक है। चाइना की पॉलिसी देखी होगी आपने, पैसा लगाता है पहले पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना में ग्वादर बंदरगाह,
मालदीव वाला भी आजकल चक्कर में पड़ा हुआ चाइना के। पाकिस्तान तो बिकेगा बिकेगा, मालदीव तो छोटी सी मछली है, मालदीव खत्म, है ना। मालदीव हो गया, श्रीलंका में हरमन टोटा, है ना, म्यांमार में, जगह जगह चाइना क्या कर रहा है, पैसा फेंक रहा है। और ये पैसे वालों का यही काम होता है, जिनके पास पैसा ज्यादा आ जाता है, ये पहले पैसा फेंकते हैं, उसके बाद आपका सब कुछ क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, और आप बाध्य होते हो क्या, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप पर एक बर्डन होता है कि पैसा ले रखा जी, पैसे ले रखे, क्या ले रखे, पैसे। चलो, अब भारत समझा रहा है, लेकिन नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा तो ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता उसे समय समझाएगा। ऐसे अंग्रेजों ने भी किया भाई, बरार को खूब कर्जा दिया 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 दिया, बाद में कहा भाई कर्जा ज्यादा हो गया, बरार हमारा, ठीक है। 1853 में अंग्रेजी साम्राज्य में बरार को मिला दिया गया। प्रथम रेल लाइन बनी भाई 1853 में, आपको पता ही है, कहां से कहां तक, बंबई से थाने, मुंबई से थाने, बंबई से थाने चली पहली रेल। वैसे हमारे उत्तराखंड वाले बोलते हैं रुड़की में चली, गंग नहर बन रही थी, गंग नहर बन रही थी तो पटरी बिछाई गई, उसमें कुछ डब्बे चले, वो मिट्टी जो उठाई गई नहर की वो चली थी। डलहौजी के समय नहीं चली, डलहौजी से पहले चला दी हमने रेल, ये उत्तराखंड वाले पढ़ते हैं, ठीक है। पर आपने पूरे भारत का जब पेपर देना है तो आपने बोलना डलहौजी के समय बंबई से थाने पहले रेल लाइन चली। और सर चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति का डिस्पैच आया भाई, वुड डिस्पैच, जिसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच 1854, लॉर्ड डलहौजी, कई बार बता चुका हूं पहले में, ठीक है। संथाल विद्रोह हो गया भाई, कौन, अरे यार झारखंड के संथालों से लड़ोगे तुम अंग्रेज। सिद्धू कान्हो नेता, जिनको अपने नेताओं को भगवान मानते थे आदिवासी, ठीक है, तोते उड़ गए किसके, अंग्रेजों के। संथाल विद्रोह 1856, किसके समय में, डलहौजी के समय में। क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने 1857 से पहले, जस्ट पहले बड़ा विद्रोह, जनजातीय विद्रोह कौन सा था, आंसर संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह, संथाल विद्रोह, नेता थे सिद्धू कान्हो। कौन थे, सिद्धू कान्हो। परगना घोषित करना पड़ा, ठीक है, फिर बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ी संथालियों को। क्या देनी पड़ी, आदिवासियों से नहीं टकरा सकते भाई, कोई सरकार नहीं टकरा सकती। चलो, प्रथम विद्युत तार की शुरुआत हो गई भाई 1852 में, कलकत्ता से डायमंड हार्बर तार लाइन बिछाई गई। कहां से कहां तक, कलकत्ता से डायमंड हार्बर। कहां है डायमंड हार्बर, कलकत्ता में ही है ना, बंदरगाह डायमंड हार्बर है, गए हो, जाना, ठीक है। अगला, पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया भाई 1854 में, डाक टिकट, पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन किया गया 1854। जो डाक टिकटों को, जो स्टैंप को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, कलेक्टर ऑफ स्टैंप्स। नहीं भाई, एक तो न्यूमिस्मेटिक होता है जो सिक्कों का अध्ययन करता है, सिक्कों को कलेक्ट करता है, ऐसे ही जो स्टैंप कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, फ्लैटलिस्ट। सीडीएस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया। चलो, 1854 में आ गया भाई, पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत सारे साम्राज्य मिलाए, बहुत सारे राज्य मिलाए भाई। सतारा मिलाया उसने, अब इसको क्रम याद करो। सतारा, सुनो, सतारा महाराष्ट्र, जैतपुर, संबलपुर, बघट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये क्रम याद रखना आपने, कौन कौन सा। और भी हैं बीच में, लेकिन मोटे मोटे जो हैं वो है सतारा। ये सिंगल क्वेश्चन पूछा यूपीपीसीएस वालों ने कि डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले किसको मिलाया, आंसर सतारा को मिलाया। किसको मिलाया, ठीक है, किसको मिलाया, सतारा को। एक बहुत आगे चल के पढ़ेंगे आप शायद, सतारा नागरिक विद्रोह, वाई.बी. चौहान, अच्युत पटवर्धन, ठीक है। एक यहाँ पे नागरिक विद्रोह भी होता सतारा में, कौन सा, सतारा नागरिक विद्रोह, अच्युत पटवर्धन और वाई.बी. चौहान, कुछ ऐसा करके आता है। सतारा सबसे पहले मिलाया महाराष्ट्र। ये सतारा वही जगह है भाई, कौन, मराठा साम्राज्य जब हम पढ़ रहे थे, पेशवा, उनका जो कार्यालय हुजूर दफ्तर होता था वो कहाँ होता था, सतारा में होता था, ठीक है, हुजूर दफ्तर। सतारा
उसके बाद जैतपुर याद करना है आपने, संबलपुर याद रखना है, बगट याद रखना है, उदयपुर याद रखना है, झांसी और नागपुर। झांसी और उदयपुर, झांसी नागपुर याद हो जाएगा एकदम से लास्ट के, लेकिन क्या याद नहीं होगा? जैतपुर, संबलपुर, बगट याद नहीं होगा, इसको याद करना है। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। कैसे याद करते हैं? जैसे आप ये मान के चलना कि अब आप बस में हो, आपको टिकट काट रहे हैं, तो जैसे आवाज मारते हैं ना, तो ऐसी आवाज मारते हुए कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। क्या बोलना है आपने? और इसको तब तक दोहराना है जब तक याद नहीं हो जाता आपको। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगट, नागपुर, नहीं उदयपुर, झांसी, नागपुर 1854 तक। ठीक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई भाई। पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी। क्या कर दी? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी। लोक सेवा विभाग की स्थापना कर दी। ठीक है। किसके समय हुई? डलहौजी के समय। किसके समय हुई? डलहौजी के समय में। अब अगला जो लेक्चर मैं दूंगा वो वाइसरॉय पे दूंगा। ठीक है, वाइसरॉय बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना ही।